तरह से प्लीज इसी तरह से एक ऑनरेबल मिनट प्लीज स्पीकर, बैठो, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और 26 जून के उनके भाषण को लेकर ऐतराज जताया। यह नया विपक्ष है, मिलकर सामने से अपनी बात करने वाला। राहुल गांधी ने स्पीकर से कह दिया कि आपातकाल का जिक्र करने से बचा जा सकता था। राहुल ने कहा कि यह पूरी तरह राजनीतिक रहा। स्पीकर द्वारा राहुल गांधी को नेता विपक्ष की मान्यता देने के बाद वे शिष्टाचार मुलाकात के लिए स्पीकर के पास गए थे। यही नहीं, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी आपातकाल को लेकर स्पीकर को पत्र लिखा है। इस बार सरकार नई नहीं दिख रही है, सरकार वही कर रही है जो 10 साल से करती आ रही है। इस बार विपक्ष नया दिख रहा है, वह काफी कुछ नया कर रहा है। इसलिए विपक्ष की भूमिका और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। 26 जून के वीडियो में हमने शैडो कैबिनेट की बात की। आज भी इस वीडियो में हम शैडो कैबिनेट के बारे में कुछ और बातें करेंगे। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड में शैडो कैबिनेट का चलन है। भारत में नहीं है, मगर प्रयास जरूर हुआ था। शैडो कैबिनेट विपक्ष का होता है। बहुत जरूरी है कि विपक्ष की भूमिका को लेकर हम अपनी समझ और कल्पनाओं का विस्तार करते रहें। दुनिया में क्या हो रहा है जानें और भारत में जो गलत हो रहा है उसे रोकने के लिए नए रास्ते की तलाश करें। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने पर विपक्ष ने जो स्वागत किया वह अपने आप में ऐतिहासिक है। उनके पहले कार्यकाल के बारे में ठीक से गिना दिया गया, सुना दिया गया, बता दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उम्मीद है जनता की आवाज उठाने का इस बार अवसर दिया जाएगा। विपक्ष की शिकायत रही है कि जिन नियमों के तहत वह सरकार से चर्चा की मांग करता है उसे मंजूर नहीं किया जाता। विपक्ष के सदस्यों को झट से निलंबित कर दिया जाता है। इसे ठीक करने के लिए 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि कांग्रेस वादा करती है कि संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे और पूर्व में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और ईमानदारी से पालन किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती है कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा और सदियों पुराने मानदंड का पालन करना होगा कि अध्यक्ष निष्पक्ष है। कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, इसलिए यह देखना रह गया कि कांग्रेस किस तरह से स्पीकर की व्यवस्था में सुधार करती और उसे तटस्थ बनाती। अध्यक्ष को निष्पक्ष रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में एक परंपरा है, उसकी बात की जा सकती है। अगर स्पीकर विपक्ष का भी विश्वास वहां जीतने लगता है तो जब चुनाव लड़ता है तो विपक्ष उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़े नहीं करता है। दुनिया के संसदीय इतिहास में स्पीकरों पर यह भी आरोप लगे हैं कि वे सरकार से ज्यादा विपक्ष को तवज्जो देते हैं। 18वीं लोकसभा के तीसरे दिन भी बहस होती रही कि स्पीकर ने आपातकाल का जिक्र कर ठीक नहीं किया। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस सांसद ने स्पीकर को पत्र लिखा है, अंग्रेजी में है, जिसका हिंदी अनुवाद मैं पढ़ रहा हूं। वेणुगोपाल लिखते हैं कि मैं यह पत्र संसद की साख पर असर डालने वाली एक घटना के संदर्भ में लिख रहा हूं। कल यानी 26 जून 2024 के दिन जिस समय स्पीकर के तौर पर आपका अभिवादन किया जा रहा था, सदन के भीतर सौहार्द का माहौल था, जैसा कि ऐसे मौकों पर होता है। मगर उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। आपके भाषण के बाद चेयर की ओर से 50 साल पहले आपातकाल को लेकर टिप्पणी की गई। चेयर की ओर से ऐसी राजनीतिक टिप्पणी करना संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है। नए स्पीकर द्वारा या उनके पहले कर्तव्य के रूप में किया जाना और भी गंभीर है।
मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से संसदीय परंपरा के इस अपमान पर अपनी चिंता और पीड़ा व्यक्त करता हूं। यह नया विपक्ष है, काफी बदल गया है। वह बीजेपी, आईटी सेल और गोदी मीडिया के अभियानों से भय मुक्त हो चुका है। चुनाव के नतीजे आने के बाद भी विपक्ष के रूप में कांग्रेस सुस्त नहीं पड़ी है। सत्ता नहीं मिली है, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी लगातार निभाती जा रही है। हर दिन वह नए रूप में आक्रामक नजर आ रही है। 27 जून की शाम नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि शुक्रवार को संसद में नीट पेपर लीक का मामला उठाया जाएगा। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर भी बहस की मांग होगी। 17वीं लोकसभा के बीच से विपक्ष के बीच इस तरह की समझ बनने लगी थी, लेकिन 18वीं लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष हर बात पर एकजुट नजर आ रहा है। सरकार अब इस नए विपक्ष से कैसे निपटेगी? टकराव से या संवाद से? सदन में विपक्ष की माइक बंद कराकर या सस्पेंड करने से? इसलिए स्पीकर के रोल पर इस बार सबकी पहले से ज्यादा नजर होगी। सोशल मीडिया में स्पीकर ओम बिरला के इस तरह के हस्तक्षेप खूब वायरल होने लगे हैं। इसका मतलब है जनता भी स्पीकर के हस्तक्षेप को नोट कर रही है। उनका सार्वजनिक मूल्यांकन अब होने लगा है। इस पे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी सर। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। क्या ओम बिरला इस तरह से सत्ता पक्ष के किसी मंत्री को बोल सकते हैं? अब हम आपको ब्रिटेन से कुछ उदाहरण दिखाना चाहेंगे। 4 साल पहले की बात है। हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर जॉन बेरको ने बोरिस जॉनसन को ही डांट लगा दी और सदन में बोलने का तरीका और सलीका सिखा दिया। 2018 में तत्कालीन विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने विपक्ष की एक महिला सांसद और शैडो विदेश मंत्री को उनके पति के टाइटल से पुकार लिया, जिसे लेकर अध्यक्ष जॉन बर्को ने उन्हें तुरंत फटकारा। अपनी ही पार्टी के फॉरेन सेक्रेटरी को संसद में सेक्सिस्ट कह दिया और माफी मांगने के लिए कहा। इस वीडियो को देख लीजिए। उम्मीद कीजिए ओम बिरला ऐसा कुछ करेंगे इस बार। यह डांट अंग्रेजी में पड़ी है, लेकिन हिंदी में स्पीकर यही कह रहे हैं, इस संसद में नाम लेकर बात नहीं करते, पति के टाइटल से किसी को नहीं पुकारते, महिला सांसद का अपना नाम है, नाम आप जानते हैं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि आप टाइटल से पुकारें। डांट इंग्लिश में है, खूबसूरत है, मगर इस डांट की भावना आप हिंदी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी में भी आसानी से समझ सकते हैं। We do not address people by the titles of their spouses. The Shadow Foreign Secretary has a name, and it's not Lady something. We know what her name is, and it is inappropriate and frankly sexist to speak in those terms. And I'm not having it in this chamber. That is the end of the matter. No matter how senior a member, that parlance is not legitimate. It will not be allowed, and it will be called out on it. And I require no chuntering representative position from any occupant of the Treasury bench. I've said what the position is, and believe me, that is the end of the matter. I hope I've made the position extremely clear to people who are not well informed about such matters. कल्पना कीजिए भारत की संसद में स्पीकर सत्ता पक्ष के किसी मंत्री को ऐसी डांट लगा रहे हों, और यह कल्पना करते हुए बेहोश मत हो जाइएगा कि स्पीकर प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हों कि किसानों को आंदोलनजीवी कहना लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। लोकतंत्र में कोई आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी, आप ऐसी बातें ना करें। ब्रिटेन में यह सब इसलिए हो सका कि ब्रिटेन की संसदीय परंपरा में स्पीकर का रोल 1800 से ही परिभाषित होने लगा था। एक मैनुअल बनने लगा था जब यह शिकायत बढ़ने लगी कि विपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। अगर आपको लोकसभा के स्पीकर के कार्यों की समीक्षा करनी है तो एक तरीका यह है कि उनके पिछले कार्यकाल या दूसरी सरकारों के स्पीकर के कार्यकाल से तुलना करें, निष्पक्ष करें। और दूसरा तरीका यह भी है कि सर उठाकर देखें दुनिया भर में कैसे कैसे स्पीकर हुए हैं। यह भी देखिए कि भारत की लोकसभा में स्पीकर ने
कब कब सरकार को काबू में रखा और चेक किया, इसके भी उदाहरण सामने रखे जाने चाहिए। जरूरी नहीं कि हम लंदन और अमेरिका से प्रभावित हो ही जाएं। कांग्रेस ने वादा किया था कि संसद का सत्र चलेगा तब हर सप्ताह एक दिन विपक्ष को मिलेगा। कितना छोटा सा ख्वाब है ये। क्या प्रधानमंत्री मोदी इसे लागू करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? सप्ताह में एक दिन ही की तो मांग हो रही है। आप जानते हैं कि ब्रिटेन में संसद के हर सत्र में विपक्ष को 20 दिन मिलता है। 17 दिन मुख्य विपक्षी पार्टी को मिलता है और बाकी 3 दिन दूसरे नंबर की विपक्षी पार्टी को। यहां भी देखिए एक संतुलन है। विपक्ष में भी केवल उसी पार्टी का दबदबा ना रहे जिसे सबसे अधिक सीटें मिली हैं, इसलिए दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी को भी 3 दिन दिए गए हैं। अक्सर हम विपक्ष का मतलब विरोधी दल ही समझते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर भी तो विपक्ष हो सकता है। ब्रिटेन की संसद में सत्ता पक्ष के भीतर भी एक विपक्ष है और उसे मान्यता प्राप्त है। यहां स्पीकर की दाईं तरफ सत्ता पक्ष बैठा है और बाईं तरफ विरोधी दल, लेकिन सत्ता पक्ष के भीतर भी विपक्ष है। हो सकता है कि कई सांसदों को सरकार की नीतियां पसंद ना आए और वो विरोध करना चाहें। उदित भाटिया से जब ब्रिटेन के सिस्टम को समझ रहा था तब यह बात निकल कर आई कि सत्ता पक्ष के भीतर भी विपक्ष की कल्पना की गई है। इन्हें बैक बेंचर्स कहा जाता है। 1922 से ही यह प्रथा चल रही है। पिछले 5 साल में इन्हीं बैक बेंचर्स के कारण ब्रिटेन में कई प्रधानमंत्री बदल दिए गए। ब्रिटेन की परंपरा में सत्ता पक्ष के जो सदस्य कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते हैं उन्हें बैक बेंचर्स कहा जाता है। अगर कोई मंत्री सरकार की नीति से सहमत नहीं है तो वह इस्तीफा देकर बैक बेंचर्स में शामिल हो सकता है। बाकायदा यह कहकर जाता भी है कि मैं बैक बेंचर्स में शामिल होने जा रहा हूं ताकि आपकी नीतियों की खुलकर आलोचना कर सकूं। सत्तारूढ़ पार्टी के बैक बेंचर्स चाहे तो मिलकर अपनी सरकार बचा सकते हैं, चला सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेज सकते हैं। इस व्यवस्था के कारण संसदीय प्रणाली में एक संतुलन आता है। आमतौर पर सरकार का संसद पर कंट्रोल रहता है और इसे रोकना मुश्किल भी है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण संसद का भी सरकार पर कुछ कंट्रोल हो जाता है। ब्रिटेन में 19वीं सदी से ही इसकी आलोचना होने लगी कि संसद का सरकार पर कुछ कंट्रोल नहीं है। इसी को ठीक करने का यह सब रास्ता निकाला गया 1922 की बैक बेंचर्स कमेटी से। इस तरह से ब्रिटेन की संसद में विपक्ष को मजबूत किया गया। विपक्ष की अहमियत को भी बढ़ावा दिया गया है। हमने 26 जून के वीडियो में शैडो कैबिनेट की बात की। इस शैडो कैबिनेट का महत्व केवल संसद के भीतर नहीं होता, बल्कि मीडिया में भी इसका महत्व होता है। प्रेस अक्सर सरकार की नीतियों के खिलाफ उस विभाग के शैडो मंत्री को बुलाता है, यानी विपक्ष के शैडो मंत्री को बुलाता है। उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता का नंबर आता है। उनकी मीडिया में भी वैधानिकता है, प्रमुखता है। भारत के मीडिया में क्या होता है, मंत्री तो डिबेट में आते ही नहीं, प्रवक्ता भेज दिए जाते हैं। वही 2-4 प्रवक्ता होते हैं। हर दिन शाम 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक किसी न किसी चैनल पर बैठे रहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर ज्ञान देते रहते हैं और मुद्दे को विषय से भटकाते रहते हैं। इन सबका यही काम होता है। अगर शैडो मंत्री आए और मंत्री आए, दोनों के बीच बहस हो, तो आपको नीतियों के बारे में, खूबियों और खामियों के बारे में समझने का शानदार मौका मिलेगा। हमने ब्रिटेन के शैडो कैबिनेट की बात की थी। इस वेबसाइट पर लेबर पार्टी की पूरी शैडो कैबिनेट है। एक तरह से आप वोट देने से पहले ही जान गए हैं कि अगर इनकी सरकार बनी तो कौन कौन मंत्री होगा। ऐसा नहीं कि अचानक से निर्मला सीतारमण एक दिन रक्षा मंत्री बना दी जाएंगी और फिर कुछ समय के बाद वित्त मंत्री बना दी जाएंगी। ब्रिटेन में कई बार शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी नेता विपक्षी प्रधानमंत्री बने हैं। कई बार लोग चुनाव हार भी जाते हैं, तब यह चेहरा बदल जाता है, लेकिन विपक्ष को वोट देते समय जनता को पता होता है कि फला आदमी ही शिक्षा मंत्री होगा। सरकार का चेहरा पहले से पता होता है। ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट कब शुरू हुई, इसे लेकर कई कहानियां हैं। कोई 1836 बताता है, कोई 1862, अलग अलग दावे किए जाते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। बाकायदा वेबसाइट है जिस पर जाकर आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड, कनाडा में भी होता है। एशिया में थाईलैंड में शैडो कैबिनेट की परंपरा अपनाई गई है। लॉ एंड अदर थिंग्स नाम का एक ब्लॉग है। इस पर सुघोष जोशी ने 2020 में एक लेख लिखा है कि भारत में भी शैडो कैबिनेट होना चाहिए।
सुघोष ने बताया है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे विकसित लोकतांत्रिक देशों की सरकारों में लगभग सभी मंत्री पहले शैडो कैबिनेट में रह चुके हैं। कई प्रधानमंत्री भी शैडो प्राइम मिनिस्टर यानी नेता विपक्ष रहे हैं। यही नहीं, ब्रिटेन में 1963 से अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, हर एक ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई ना कोई पोर्टफोलियो शैडो कैबिनेट में संभाला है। यह अपने आप में कितनी अनूठी बात है। मंत्रियों की विपक्ष में रहकर भी मंत्रालय की समझ और मुद्दों का बोध कितना बढ़ जाता होगा। विपक्ष में रहते हुए भी उन्हें इस बात की तैयारी करनी पड़ती है कि अगर सरकार में मौका मिला तो उन्हें नीतियों के बारे में, फैसलों के बारे में पहले से ज्ञान होना चाहिए। भारत में भी शैडो कैबिनेट बनाने की शुरुआत हुई थी। मार्च 2020 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शैडो कैबिनेट की घोषणा कर दी। राज ठाकरे के बेटे को आदित्य ठाकरे के सामने शैडो कैबिनेट का पर्यटन, मराठी भाषा और तकनीकी विभाग का कार्यभार दे दिया गया। पूर्व विधायक बाला नंदगांवकर को गृह मंत्रालय का काम दिया गया। नितिन सरदेसाई को वित्त और आवास का काम दिया गया। शैडो कैबिनेट की घोषणा के समय कहा गया कि इसका गठन महाविकास आघाड़ी की सरकार पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। अब क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम, मगर शुरुआत हुई थी और इस पर विचार किया जा सकता है। भारत में जनता ने विपक्ष को मजबूत तो कर दिया, लेकिन संसद के भीतर विपक्ष तभी मजबूत होगा जब आज की स्थितियों के अनुसार संसदीय सुधार किए जाएंगे। विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने के लिए अलग से दिन दिए जाएंगे। विपक्ष ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए भी दिन तय होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ब्रिटेन की संसद में बुधवार को प्रधानमंत्री का दिन तय होता है। हर बुधवार को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री वहां जवाब देते हैं। नेता विपक्ष को प्रधानमंत्री से 3-4 सवाल पूछने का मौका मिलता है। उसके बाद बाकी नेताओं को भी मौका मिलता है। भारत में राहुल गांधी नेता विपक्ष तो बन गए हैं, लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिलेगा, तब आप कैसे जज करेंगे कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा या नहीं। वैसे आप बाहर भी देख सकते हैं कि वो चुप क्यों हैं। भारत में सोचिए, सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ रहे होंगे और जवाब देने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होगा। गजब हो जाएगा। बेशक भारत में यह सब पहले नहीं हुआ है, लेकिन अब क्यों नहीं हो सकता है। जिस तरह से विपक्ष के 100 से अधिक सांसदों को एक सत्र में निलंबित कर दिया गया, उनके बोलने के वक्त माइक बंद कर देने की घटना सामने आई है, इसका मतलब है कि पहले से चली आ रही परंपराएं, सहमति का आदर, यह सब ध्वस्त हो चुका है। नया कुछ बनाने की बहुत जरूरत है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।